बच्चों, ऑडियो और वीडियो क्लियर है। आज से नया चैप्टर चालू है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है सबको? क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? जी सर, क्लियर है। कैसे हो आप? बिल्कुल मस्त बेटा। आप लोग कैसे हो? हाँ, जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे। लास्ट एंड फाइनल चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का स्टार्ट हो रहा है। लास्ट एंड फाइनल चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर। यार बोर्ड में क्या हो गया है? हैंग हो रहा है पूरी तरह से। कोई बवाल है? हाँ, बोर्ड हैंग कर रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल। ओके, खुश रहो बच्चों। हाँ बच्चों, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए सब लोग। आप जल्दी से पेन कॉपी निकाल लो, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे जल्दी से टीएसडी आने वाले हैं। हम्म तो देखो, लास्ट क्लास का टेस्ट करते हैं। ध्यान दीजिए सब लोग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इन 1m सोल्यूशन। सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? एस्टिक एसिड, H2SO4, H3PO4, बोरिक एसिड। बताइए। आपको मैंने पढ़ा रखा है, आप बताएं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नमस्ते बेटे, नमस्ते। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस। हाँ, अच्छे से बताइए सारे लोग। तो देखो, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो कंडक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस के। और फिर हम लोगों ने ये पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस से ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस से ज्यादा होगा। तो देखो, H2SO4 ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड सिर्फ ये है। इस वजह से H2SO4 का कंडक्टेंस बाकी के कंडक्टेंस से ज्यादा होगा। क्लियर? अच्छा, अब टीएसडी नंबर 2। अब इस क्वेश्चन को करिए, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, मैं बस 1 मिनट में पानी की बोतल भर के लाता हूं।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, सही आंसर बताओ सब लोग। सही आंसर बताइए। अब देखो बच्चों, द सॉल्यूशन ऑफ निकल सल्फेट इन विच nickel rod is dipped in a diluted to 10 times the reduction potential of nickel। अब देखो, निकल सल्फेट को निकल की रॉड में डाला गया है, तो क्या यह बताया गया है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? क्या यह बताया गया है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? नहीं। अब जब नहीं बताया गया है तो आप क्या करोगे? नहीं बताया गया है तो आप क्या करोगे? रिडक्शन पोटेंशियल की बात करोगे। यहां बताया गया है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल इज, तो रिडक्शन पोटेंशियल की इक्वेशन ये है। अब ये हमारे पास इक्वेशन ऐसी आई, ऐसी। अब देखो, कंसंट्रेशन ऑफ 1 अपॉन निकल आयन, ये देखो, इसका तो आप लिखोगे नहीं, सॉलिड का कंसंट्रेशन लिखते नहीं है हम, कंसंट्रेशन सिर्फ इक्वल सॉल्यूशन का लिखते हैं। पहले जो भी कंसंट्रेशन था, सपोज करो C कंसंट्रेशन था, अब आपने उसको 10 गुना डाइल्यूट कर दिया है, तो जब 10 गुना डाइल्यूट कर दोगे तो कंसंट्रेशन 1/10 टाइम्स हो जाएगा, है कि नहीं? डाइल्यूट करने से कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, ये मैंने हर चैप्टर में पढ़ाया है, मोल कॉन्सेप्ट में, आयनिक इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनेमिक्स में, आज यहां पर भी। तो सॉल्यूशन को 10 गुना डाइल्यूट किया तो कंसंट्रेशन 1/10 टाइम्स हो जाएगा। अब ये वैल्यू घटेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो पहले ये था, अब आपने इसकी जगह क्या रख दिया है? ये रख दिया है। देखो, अब आपने इसकी जगह क्या रख दिया है? आपने इसकी जगह रख दिया है 1/10। ये देखो, तो ये 10 ऊपर आ जाएगा। जब ये 10 ऊपर आ जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। अब कितना बढ़ गया पूछ रहा है, तो इसको मैं ऐसे कर लूं, किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं आएगी? गौर से देखना मैं क्या खेल रहा हूं, सारे बच्चे गौर से देखेंगे कि मैंने किया क्या है। यदि मेरी बात आपको समझ में आ जाए तो, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा कि मैंने क्या कर दिया है। ये देखो, अब ये मैंने कैसे किया है, देखो मैं बताता हूं। मैंने इसको ये मान लिया ऐसे, अब इसको क्या लिख सकते हो? ये है, ये m हो गया और ये पूरा n हो गया, तो log m प्लस log n, ऐसे ही तो लिख सकते हो। ये देखो, तो ये देखो, ये आ गया log m log n प्लस का, मगर यहां माइनस लगा था तो ये मल्टीप्लायर दोनों के साथ चला गया। अब ये हमारा पुराना वाला वोल्टेज है, देखो ये वोल्टेज सेम है, मतलब इतना वोल्टेज कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि माइनस साइन है, क्योंकि क्या लगा है? माइनस साइन। तो सबसे पहली बात, इंक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज वाले कट गए। अब कितना डिक्रीज हो रहा है? तो 2 से डिवाइड कर लो, log 10 की वैल्यू 1, और इसको आप ऐसे लिख लो, तो 0.03, तो 0.03, तो उसी को हम लिख सकते हैं 30 मिली वोल्ट। तो कितना डिक्रीज हो रहा है? 30 मिली वोल्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 30 मिली वोल्ट डिक्रीज हो रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, पेपर में आएगा। कब आएगा मुझे नहीं पता, मगर बहुत जल्दी आएगा नीट के पेपर में।
कब आएगा मुझे नहीं पता, मगर बहुत जल्दी आएगा। क्लियर? अब सब लोग बताओ किसके कितने क्वेश्चन सही, 2 क्वेश्चनों में से किसके कितने सही हैं बताओ भाई, 2 क्वेश्चनों में से किसके कितने सही हैं बताइए। 2 आउट ऑफ 2 में से किसके कितने सही हैं बताइए। बताइए 2 में से किसके कितने सही है। दो क्वेश्चनों में से किसके कितने सही हैं, सारे बच्चे बताएं जल्दी से। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर आज का प्रोग्राम चालू करते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और यहां से हमारी क्लास स्टार्ट है। देखो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हमारा जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 1 है। अब उस लेक्चर नंबर 1 में हम क्या क्या करेंगे आपको बता देता हूं, है ना। लेक्चर नंबर 1 में हम क्या क्या करेंगे, गौर से सुन लीजिए कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। पहले पढ़ेंगे हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी क्या थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी क्या थी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी क्या है। फिर हम पढ़ेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, फिर ये पढ़ेंगे। और इसके बाद भी, हाँ बेटा सुभाष क्या कह रहे हो, और इसके बाद यदि टाइम मिलेगा तो फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या, रदरफोर्ड, है ना, एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब सारे बच्चे रेडी हो जाएं, आज बोर्ड में कुछ गड़बड़ है, जल्दी जल्दी हैंग कर रहा है, बोर्ड में कुछ दिक्कत है, आज हैंग कर रहा है। हाँ सर फिर से समझा दो, ओके। सुभाष कह रहा है वो क्वेश्चन फिर से समझा दो, तो सुभाष बेटा समझाता हूं, जरा बोर्ड चल जाए, बोर्ड फंस रहा है आज, है ना, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, पता नहीं क्या बात है। तो अभी मैं इसको सही करता हूं। हाँ यस, आ गया, ये क्वेश्चन है ना। देखो सुभाष क्वेश्चन को देखो, सुभाष क्वेश्चन को देखो, देखो ये हमारा इक्वेशन है, ठीक। अब आप जब डाइल्यूट करोगे 10 टाइम्स तो कंसंट्रेशन क्या होगा, 10 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। पहले कंसंट्रेशन निकल का ये था, अब आपने उसको 10 टाइम डाइल्यूट किया तो कंसंट्रेशन 10 टाइम डिक्रीज कर दिया। अब मैंने उसकी जगह पे ये डाल दिया, ठीक है, क्यों, वो पूछ रहा है डाइल्यूट करने से कितना पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा। तो डाइल्यूट करने से क्या होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, तो नया कंसंट्रेशन ये आया। अब ये 10 ऊपर जाएगा तो ये ऐसे आ गया, इस चीज को मैंने ऐसे लिख लिया 10 इंटू ये ऐसे। अब ये m है, ये पूरा n है, ये पूरा n है, तो m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n। तो मैंने इसको पहले लिख लिया, तो देखो ये log n ये आ गया, log m ये आ गया। अब इसमें मल्टीप्लायर था -0.591/2 का, तो वो इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी आ गया। अब ये वैल्यू तो क्या है, ये वैल्यू तो पुराना वाला ही पोटेंशियल है ना, ये देखो, तो बढ़ घट कितना रहा है, ये बढ़ घट रहा है,
और माइनस साइन है, इसका मतलब घट रहा है, तो इंक्रीज वाला आंसर मैंने काट दिया। अब कितना घट रहा है, तो log 10 की वैल्यू 1, और ये 0.59 लिखो या 0.6 लिखो, 2 से डिवाइड आया 0.3, मगर ये वोल्ट में है और वहां आंसर दिया है मिली वोल्ट में, तो मिली वोल्ट में आंसर दिया है, तो ये वाला आंसर हो गया, ये वाला आंसर हो गया। क्लियर है? अच्छा, लड़ाई दंगल मत करिए। अब देखो, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये। अब हेडिंग है हमारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी का जरा सबसे पहले देखो, आप लोग हेडिंग डाल दो, सब लोग हेडिंग डालो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे है, साथ में प्रोटॉन की भी पढ़ लेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन की। अब देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। अरे आपस में लड़ाई मत करो, किसी तरह का लड़ाई मत करिए, अब गौर से सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है? क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है वो चैप्टर पूरा फिजिक्स है, उसमें कुछ पार्ट केमिस्ट्री का है, ध्यान रखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ पार्ट केमिस्ट्री का है, मैक्सिमम पार्ट फिजिक्स का है। इसी वजह से मैं इसको थोड़ा लास्ट में पढ़ाता हूं। ऐसा क्यों? जैसे तब तक तुम्हें फिजिक्स आ जाए, जब तक तुम्हें क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इन सब की डिफिनीशन और इन सब के बारे में जान जाओ, जान जाओ। क्यों? क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफी फिजिक्स लगती है, काफी फिजिक्स लगती है, ठीक है? चैट को प्राइवेट कर दिया है। अब देखो ये है क्या, कैसे काम किया जाता है। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या किया गया, जरा गौर समझो। हमने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब ले लिया, ये जो ग्लास ट्यूब है ये देखो, इसको कहा जाता है डिस्चार्ज ट्यूब। इसको बच्चों क्या कहते हैं, जरा बताना? इसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, इसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। अब मैंने क्या किया, इसमें वैक्यूम कर दिया। वैक्यूम करने का मतलब बताओ क्या होता है? वैक्यूम करने का मतलब होता है एयर को रिमूव कर लिया, एयर को रिमूव कर लिया। वैक्यूम करने का मतलब है सारी एयर निकाल लो, वैक्यूम करने का मतलब सारी एयर निकाल लो, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ये बेटा 4 से 5 लेक्चर में चैप्टर हो जाएगा, 4 से 5 लेक्चर में। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस ग्लास ट्यूब में एक प्लेट लगा दी जो कैथोड की तरह है, क्यों? क्योंकि इस पे माइनस है। एक और प्लेट लगाई इधर जो एनोड की तरह काम कर रही है, इस पे प्लस है, और इसको जाके सर्किट से जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। बिल्कुल सेल की तरह है, बिल्कुल सेल की तरह है, कोई चेंजेस नहीं है। ये कैथोड है, ये एनोड है। अब इसको ले जाके मैंने किससे जोड़ दिया, एक हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ा। और ये जो हाई वोल्टेज की बैटरी देख रहे हो ना, ये 10,000 वोल्ट की बैटरी है। कितने? 10,000 वोल्ट की। अब इतनी हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ने के पीछे रीजन क्या है, ये सब बताऊंगा। पहले मैं इसका अरेंजमेंट बता रहा हूं। मैंने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब ली, उस ग्लास ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, उससे मैंने सारा का सारा एयर बाहर निकाल लिया। इसको कहा जाता है वैक्यूम करना, एयर को रिमूव कर लेना मतलब वैक्यूम कर देना। एक साइड में माइनस प्लेट लगी हुई है, एक साइड में प्लस प्लेट लगी है, जिसको मैंने हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ रखा है। और इसमें मैंने भर दिया है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस भरी है? हाइड्रोजन गैस भरी है। अब देखो, अब आपको समझाता हूं कि ये सब हो क्यों रहा है। देखो, ये अरेंजमेंट इसलिए किया गया है कि यदि हाइड्रोजन गैस के जो एटम है,
यदि एटम किसी सब पार्टिकल से मिलके बना है, जैसे आप जानते हो कि एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बना है, आपकी तरह रदरफोर्ड, नील बोर, थॉमसन, चैडविक, ठीक है, ये सब इतने टैलेंटेड नहीं थे, इनको नहीं पता था कि एटम के सब पार्टिकल है भी। तो इन्होंने क्या करो, एक गैस डाल दी हाइड्रोजन और हाई वोल्टेज की बैटरी दी। हाई वोल्टेज की बैटरी की वजह से क्या होगा, यदि ये इस एटम के सब पार्टिकल होंगे तो ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा, इतना वोल्टेज पाकर। नहीं बेटा, आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है, डायग्राम आपकी पीपीटी में रहेगा, उससे काम चल जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से क्वेश्चन नहीं आता है, मगर फिर भी इसको पढ़ना जरूरी है, देख लो, क्योंकि एनसीईआरटी में है। इस जगह से क्वेश्चन बनता नहीं है, मगर बन भी सकता है क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार नहीं है ना। तो गौर से देखो, तो हाई वोल्टेज की बैटरी के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये गैस को आयोनाइज कराना चाहते थे, एटम को कई पार्ट में तोड़ना चाहते थे कि यदि एटम कई पार्ट से मिलकर बना होगा तो टूट जाएगा। अब हुआ क्या, जब इतनी हाई वोल्टेज की बैटरी को आप ऑन करते हो, क्या करते हो, ऑन करते हो, तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। और इतना हाई वोल्टेज का करंट पाकर, करंट क्या है भाई, वोल्टेज क्या है, एक तरह की एनर्जी तो है। W इक्वल टू क्यू इंटू वी पढ़ते हो बायो में, फिजिक्स में, W इक्वल टू क्यू इंटू वी, वर्क इक्वल टू चार्ज इंटू वोल्टेज। तो ये एक तरह का एनर्जी है, एक तरह का वर्क ही तो है। तो जब इतना हाई वोल्टेज देते हैं तो हाइड्रोजन गैस के जो बॉन्ड होते हैं सबसे पहले वो ब्रेक होते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस के बीच के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं ऐसे, और ये कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से एटम में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एटम में। फिर जो ये एटम है ये आयोनाइज हो जाते हैं इस तरह से, ऐसे। ऐसा कैसे होता है आपको पता है, देखो ये बात वहां नहीं पता थी, अब एक्सप्लेन करना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज है, हम लोगों को ज्यादा नॉलेज है, मगर जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोर, इनको नॉलेज कम था, तो इनको नहीं पता था ये कैसे हो रहा है, इनको नहीं पता था। तो देखो हुआ क्या होगा, हुआ ये है कि पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन था, भाई आप एनर्जी बहुत सारी दे रहे हो ना, तो बहुत सारी एनर्जी देने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एटम से बाहर आ गए ऐसे। क्योंकि इनको बहुत सारी एनर्जी मिली वोल्टेज के फॉर्म में। ये देखो, इनको वोल्टेज के फॉर्म में बहुत सारी एनर्जी मिली, तो एनर्जी गेन करके ये बाहर आ गए। एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आना आयोनाइजेशन कहा जाता है। एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आना आयोनाइजेशन कहा जाता है। इसीलिए इस ट्यूब का नाम डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब नाम क्यों है, क्योंकि ये गैस को आयोनाइज करती है ना, क्योंकि ये गैस को क्या करती है, आयोनाइज करती है, इसीलिए इसका नाम डिस्चार्ज ट्यूब रखा गया है। क्योंकि एम क्या है, गैस को आयोनाइज करना। तो इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, हमने हाई वोल्टेज क्यों दिया, जैसे हम गैस के बीच के सभी तरह के अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक कर सके और ये चेक कर सके कि क्या एटम के भी सब पार्टिकल है। दूसरा, इसको डिस्चार्ज ट्यूब क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें गैस आयोनाइज की जाती है। तीसरा, इससे वैक्यूम क्यों कर दिया, वैक्यूम इसलिए कर दिया कि हमें कैसे पता चलेगा कि गैस आयोनाइज हो रही है या फिर एयर के पार्टिकल आयोनाइज हो रहे हैं, क्योंकि एयर में भी तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब हुआ क्या, गौर से सुनते जाइए। हुआ क्या, अंदर कुछ ऐसा हुआ, हाई वोल्टेज पाके बॉन्ड ब्रेक हुए, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इतनी एनर्जी पाके एटम आयोनाइज हो गया। अब ये काम कोई एक दो एटम में तो चल नहीं रहा होगा, मान लो 10 करोड़ एटम आए, तो 10 करोड़ ये आए और 10 करोड़ ये आए, तो
इतने सारे, गौर सुनिएगा, इतने सारे पॉजिटिव आयन और इतने सारे निगेटिव आयन आ गए। अब आप बताओ पॉजिटिव आयन किधर की ओर भागते हैं और निगेटिव आयन किधर की ओर भागते हैं? तो जब इसमें, गौर से देखिए, जब इसमें पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन आ गए तो पॉजिटिव किधर भागेगा? माइनस की ओर। तो देखो गौर से सुनो, ये जो निगेटिव है ये प्लस की ओर भागेंगे और पॉजिटिव जो है माइनस की ओर भागेंगे, है कि नहीं? तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर भागने लगे, ऐसे ऐसे। थोड़ा सा इसको पतला करें। इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस की ओर भागने लगे ऐसे। क्यों? माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है तो प्लस की ओर भागेगा इस तरह से। माइनस चार्ज है, प्लस की ओर भागेगा इस तरह से। और इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन क्या है? ये जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से इनको यहां पर ग्लो दिखा, ये एरिया में चमक दिखी। क्यों? बहुत सारी एनर्जी जब कहीं टकराएगी, बहुत सारी एनर्जी या पार्टिकल कहीं टकराएंगे तो वहां पे ग्लो तो आएगा ही आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना ग्लो। तो यहां पर इनको बहुत सारा ग्लो दिखा, चमक दिखी। तो जब इनको चमक दिखी तो इन्होंने कहा यार, हाँ पॉजिटिव आयन निगेटिव प्लेट की ओर जाएंगे, निगेटिव आयन पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएंगे। ये जो पॉजिटिव आयन है ये निगेटिव प्लेट की ओर जाएंगे, ये वाले आयन नहीं जा रहे हैं। मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं भाई कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, हाइड्रोजन आयन नहीं जा रहे हैं, प्लस आयन नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। हाँ, जब ऐसा हुआ तो उनको तो सिर्फ ग्लो दिखा, तो उन्होंने कहा यार ये चमक क्यों आई है, ये चमक क्यों आई है, इसके पीछे का रीजन क्या है? और कितने करोड़, 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन जाके टकरा रहे हैं, तो ये एक रेस के फॉर्म में जाके टकराएंगे। क्यों? एक लोग थोड़ी। अब देखो इस लाइन में 100 लोग भाग रहे हैं तो ये एक तरह की रेस हो जाएगी, इस लाइन में 100 लोग भाग रहे हैं तो एक तरह की रेस हो जाएगी। तो इन्होंने नाम दिया इसको कैथोड रेस। इस रेस को क्या नाम दिया? इस कलेक्शन को इन्होंने बच्चों नाम दिया कैथोड रेस। कैथोड रेस, कैथोड रेस, इनको कैथोड रेस कहा गया। तो लोगों ने कहा यार इनको कैथोड रेस क्यों कह रहे हो? क्या ये कैथोड से निकल रही है? चेक करो, क्या ये रेस कैथोड से निकल रही है? नहीं, कैथोड की ओर से आ रही है, इसीलिए इनका नाम रखा गया है कैथोड रेस। एनोड की ओर भी जाएंगी प्रभु। मानसी थोड़ी देर रुक जाओ, पढ़ा लेने दो। एनोड की ओर भी मैं ले जाऊंगा, परेशान ना हो, है ना? थोड़ी देर रुक जाओ, जैसे जैसे मैं बताता जाऊं सुनते जाओ। अब एक साथ सारा थोड़ी उलट दूंगा, स्टेप बाय स्टेप उलगूंगा ना यार, स्टेप बाय स्टेप ही तो पढ़ा पाऊंगा कि एक साथ सारा बता दूं, ये माइनस की ओर गई, ये प्लस की ओर गई, ये हुआ, ये हुआ। अरे भैया धीरे धीरे करके ही बताऊंगा, तो परेशान ना हो। जब वो पूरा खत्म होगा तो आपको हर बात बता चुका हूंगा, ठीक है साहिल? आपको हर बात बता चुका हूंगा, मगर कब कौन सा बात बताना ये मुझे पता है। ग्लो का मतलब होता है चमक। चमक कैसे दिखी? अरे ग्लास ट्यूब है तो ग्लास ट्यूब तो यार अंदर तक दिखता है ना, ग्लास ट्यूब में कि क्या हो रहा है। अब इस ट्यूब में अंदर क्या हो रहा है नहीं दिखेगा, मगर ग्लास ट्यूब में तो दिखेगा ना, ग्लास ट्यूब में तो दिखेगा मुन्ना। अरे मानसी एनोड साइड में ग्लो आया नहीं आया ये मैं सब बताऊंगा, परेशान ना हो, है ना? एक एक करके सब बताऊंगा, पहले देख लो, पहले देख लो। अच्छा अब जरा एक बात को समझिए, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो ये जो रेज है ये कैथोड की साइड से आ रही है, इसीलिए इनका नाम कैथोड रेज है। कैथोड से नहीं निकल रही है, फिर से नाम सुनो अच्छे से, फिर से सुनो, कैथोड से नहीं निकल रही है, कैथोड की ओर से आ रही है। यदि एनोड पे टकरा रही है तो किसकी ओर से आ रही है? कैथोड की ओर से आ रही है। कोई मेरी तरफ आ रहा है तो किसकी तरफ से आ रहा है? कैमरे की साइड से आ रहा है। क्यों? जो कैमरे की साइड से आएगा वो मेरी तरफ ऐसे आ रहा है, तो हम कह रहे हैं कैमरे की साइड से आ रहा है, इसलिए ये कैमरा रेज है। ये क्या है? कैमरा रेज।
मगर ये कैमरे से नहीं निकल रही है, ठीक, तो इनका नाम रख दिया गया कैथोड रेज। अब ये ग्लो किस साइड देखा इन्होंने? पॉजिटिव प्लेट की साइड। ये ग्लो किस साइड देखा इन्होंने? पॉजिटिव प्लेट की साइड। तो पॉजिटिव साइड में कौन आएगा? पॉजिटिव साइड में कौन आएगा? निगेटिव आयन, ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। इसीलिए इन्होंने कहा कि कैथोड रेज जो है वो माइनस चार्ज का कलेक्शन है। कैथोड रेज जो है वो माइनस चार्ज का कलेक्शन है। तो कैथोड रेज माइनस चार्ज का कलेक्शन है, जिसको बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया। कैथोड रेज जो है वो निगेटिव चार्ज का कलेक्शन है, निगेटिव चार्ज का कलेक्शन है, जिसको बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया, जिसको बाद में क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आई सबको कि नहीं? जो डाउट आपके दिमाग में है वो मैं सब क्लियर कर दूंगा, मगर स्टेप बाय स्टेप। क्या हुआ? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें मैंने वैक्यूम कर दिया, वैक्यूम करने के बाद उसमें हाइड्रोजन गैस डाल दी और हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया, 10,000 वोल्ट की बैटरी से। जब इसको मैंने ऑन किया तो इतना हाई वोल्टेज का करंट गया, तो जब इतना हाई वोल्टेज का करंट गया तो गैस के बीच के बॉन्ड ब्रेक हो गए, वो एटम में कन्वर्ट हो गया। एटम आयोनाइज हो गया, उसमें चार्ज आ गया, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। अब ग्लास ट्यूब में क्या है? माइनस प्लेट भी लगी है, प्लस प्लेट भी लगी है। तो निगेटिव चार्ज प्लस प्लेट की ओर भगे, पॉजिटिव चार्ज माइनस प्लेट की ओर भगे, है ना? अब निगेटिव चार्ज जो प्लस प्लेट की ओर भगे तो उन्होंने प्लस साइड में ग्लो किया। इससे यह पता चला कि बहुत सारे पार्टिकल प्लस साइड में आए हैं। इनका नाम रखा गया कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड की साइड से आ रही थी। और ये ग्लो क्यों आता है? तो ग्लो कैसे आता है जरा आप गौर सुनना, एक एक करके सब बताता जाता हूं। इसमें क्या होता है, यहां पे पॉलिश करके रखी जाती है जेडएनएस की, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। जेडएनएस की हम पॉलिश करके रखते हैं। इनका काम क्या होता है? ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और ग्लो करते हैं। ये एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, ग्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे कोलिजन करते हैं और जिसकी वजह से जेडएनएस की पॉलिश होती है, फ्लोरोसेंस बोले जाते हैं, ये ग्लो करते हैं। जब निगेटिव पार्टिकल इधर जाएंगे तो पॉजिटिव पार्टिकल इधर जाने चाहिए। जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? बिल्कुल जाने चाहिए। अब उसके बारे में भी बताएंगे, मगर वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में बताएंगे, ठीक है? तो परेशान ना हो, उसके बारे में बताएंगे। तो ऐसे हुई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका डाटा भी लिखाएंगे, पॉइंट भी लिखाएंगे, मगर दोनों के पॉइंट एक साथ लिखाएंगे, जैसे आपको डिफरेंशिएट कर पाओ। अच्छा, ये हो गई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बारी आती है। एक मिनट रुक जाओ। अब यहां बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। नहीं यार, ये फिगर नहीं चाहिए मुझे, कोई और फिगर चाहिए। क्वेश्चन आ गए, वो फिगर कहां है? जो फिगर मैं बनाना चाह रहा हूं वो फिगर, ये तो गलत फिगर ही गलत है। ये तो फिगर ही गलत है। कोई बात नहीं, इस फिगर को लेते हैं। इस फिगर को मुझे थोड़ा सही करना पड़ेगा, ठीक है? फिगर सही है, हमारा सब कुछ सही है। अब देखो बच्चों, एक बार मैंने फिर से एक्सपेरिमेंट सेट किया। क्यों? जो बात आपके दिमाग में आ रही है ना, वही बात बाकी साइंटिस्ट के दिमाग में आई कि यदि गैस आयोनाइज हुई है तो पॉजिटिव प्लेट की ओर माइनस चार्ज आया है, तो प्लस चार्ज निगेटिव प्लेट की ओर गया होगा। वो क्या है उसको भी तो डिस्कवर किया जाए, उसके बारे में भी तो कुछ सोचा जाए। बात समझे? जैसे आपके दिमाग में आया कि सर आपने कहा कि एटम आयोनाइज हुआ, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन थे वो पॉजिटिव प्लेट की ओर जाके कोलिजन कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। तो यदि एटम न्यूट्रल होता है, ये तो डाल्टन ने ही बता दिया था, तो यदि इसके अंदर माइनस चार्ज था तो इसके अंदर प्लस चार्ज भी रहा होगा। वो प्लस चार्ज एनोड की ओर गया होगा, मतलब निगेटिव प्लेट की ओर गया होगा, कैथोड की ओर गया होगा। तो जब निगेटिव प्लेट की ओर कैथोड की ओर गया तो वहां पर भी ग्लो आया, मगर वहां पर चमक कम आई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम मास के होते हैं, एनर्जी ज्यादा होती है।
और हाइड्रोजन आयन है वो कट आयन है, वो प्लेट से टकरा गया तो उसका ग्लो जो है बिखर गया है, मैक्सिमम ग्लो प्लेट में टकरा गया है और एटम हैवी मास की वजह से वो एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से वहां इतना ग्लो नहीं दिखा। तो उन्होंने कहा कि यार अब हमें कटायन की ओर ध्यान देना चाहिए कि कटायन कहां गया। तो उन्होंने फिर से एक ग्लास ट्यूब ली, ठीक है, फिर से एक ग्लास ट्यूब ली और इस ग्लास ट्यूब को फिर से इन्होंने डिट्टो वही सारा काम किया गया है। इन्होंने फिर से एक ग्लास ट्यूब ली जिसका नाम डिस्चार्ज ट्यूब ही है, जिसका नाम क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब ही है, ठीक है। फिर से हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया। अब बस जैसे ये फिगर है, अब इस फिगर में देखो इन्होंने क्या कर दिया, मैं आपको फिगर सही कर देता हूं। इस फिगर में देखो ये प्लस इधर आ गया, मतलब एनोड इन्होंने इस बार इधर बना दिया, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। एनोड इस बार इधर बना दिया, प्लस प्लेट इधर है, तो एनोड इधर आ गया है और इधर कैथोड चला गया, माइनस प्लेट ये है तो ये कैथोड हो गया। और इस बार कैथोड जो इन्होंने लिया है ना वो परफोरेटेड लिया है। ये परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूं। परफोरेटेड कैथोड का मतलब होता है कि उन्होंने जो कैथोड लिया है उसमें होल्स है, छोटे छोटे होल्स हैं कैथोड में बहुत सारे। उन्होंने क्या किया है, कैथोड में बहुत सारे होल्स बना दिए, मतलब एक छन्नी जैसा ले लिया है। ये देखो परफोरेटेड कैथोड का मतलब छन्नी जैसा कैथोड। ऐसा क्यों लिया है, ऐसा इसलिए लिया है कि एक्सपेरिमेंट ज्यादा अच्छा है, जैसे हम एनालिसिस ज्यादा अच्छी कर पाए। क्या हुआ, बिल्कुल वही काम किया गया है जो हमने पीछे किया था। यहां पे प्लस इधर था, जिधर प्लस होगा वो एनोड होगा, जिधर माइनस होगा वो कैथोड होगा। अभी मैंने कैथोड इधर रखा है, एनोड इधर रखा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है प्लस की ओर गए। जब मैंने देखा कि यार माइनस आया है तो प्लस भी आया होगा, तो प्लस के रिजल्ट ज्यादा अच्छे बने, तो यार रेज जो है स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती हैं, तो मैंने इसमें छेद कर दिया, जैसे ग्लो ज्यादा आए, तो ये देखो इन्होंने छेद कर दिए जैसे ग्लो ज्यादा है। अब फिर से हाइड्रोजन गैस भर दी, अब फिर से गैस आयोनाइज हुई, प्लस और माइनस, तो माइनस तो प्लस प्लेट की ओर चल रहे हैं, जिनको आपने नाम दे दिया है कैथोड रेज। अब ये प्लस वाले किधर जाएंगे, माइनस प्लेट की ओर, ये प्लस वाले किधर जाएंगे, माइनस प्लेट की ओर, ऐसे। और यहां पर है छेद, तो मैक्सिमम ग्लो यहां पर आएगा। ग्लो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम ग्लो आने से हम क्या है, एनालिसिस ज्यादा अच्छी कर पाएंगे। तो किसी ने कहा सर पहले वाले एक्सपेरिमेंट में ही छेद वाली प्लेट ले लेते, परफोरेटेड कैथोड या एनोड ले लेते, तो पहले हमें पता नहीं था कि क्या होने वाला है। एक्सपेरिमेंट एक कैलकुलेटिव तुक्का होता है, बस कि यार साइंस के हिसाब से ऐसा होगा, अब होगा क्या पता नहीं। तो जब एक बार पता चल गया कि ऐसा होता है, तो इस बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए परफोरेटेड कैथोड ले लिया, जैसे मैक्सिमम ग्लो यहां पे मिले। और ग्लो के लिए हम लोग लगाते हैं क्या, ZNS की स्क्रीन, मतलब स्क्रीन क्या, पॉलिश लगाते हैं। जैसे ज्यादा ग्लो आएगा तो ज्यादा हम समझ पाएंगे, अब हुआ क्या होगा, जब सारा अरेंजमेंट वही है तो वही चीज हुई होगी, कोई अलग चीज थोड़ी हो जाएगी। तो देखो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, अब प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, जरा इस बात को जरा समझिएगा सारे बच्चे। देखो बच्चों, हमने हाइड्रोजन गैस भरी, आपने हाई वोल्टेज दिया, हाई वोल्टेज की वजह से हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट हो गई, पहले एटम में। क्यों, हाई वोल्टेज की वजह से बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, और बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे तो ऐसा आ गया हो गया।
फिर ये एटम जो है वो आयोनाइज हो गए इस तरह से। तो निगेटिव आयन के कलेक्शन का नाम रखा गया कैथोड रेज, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। मगर ये जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन, इस पॉजिटिव आयन के कलेक्शन का नाम क्या रखा गया, जरा देखो। पॉजिटिव आयन के कलेक्शन का नाम कैथोड रेज रखा गया। पॉजिटिव आयन के कलेक्शन का नाम कैथोड रेज नहीं, पॉजिटिव आयन के कलेक्शन का नाम एनोड रेज रखा गया, या फिर परफोरेटेड, इसको कैनाल रेज भी कहते हैं, या कैनाल रेज रखा गया, कैनाल रेज रखा गया। क्यों? ये जो छेद होते हैं ना, इनको कैनाल कहा जाता है, जो ये छेद होते हैं इनको कैनाल कहा जाता है। एनोड रेज या कैनाल रेज रखा गया। अब गौर से समझो, इसको एनोड रेज क्यों कहा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, माइनस प्लेट की ओर जाएगा। माइनस प्लेट किसकी है? कैथोड की। कैथोड पे क्या है? माइनस, एनोड पे क्या है? प्लस। तो कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, माइनस प्लेट की ओर जाएगा। माइनस कौन है? कैथोड। तो कैथोड से टकरा रहे हैं, तो आ किधर से रहे हैं? एनोड से। तो एनोड की साइड से आ रहे हैं, एनोड की साइड से आ रहे हैं, एनोड से नहीं आ रहे हैं, एनोड की साइड से आ रहे हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया एनोड रेज। कैनॉल रेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो छोटे छोटे छिद्र है, छिद्र मतलब होल्स, ये जो छोटे छोटे होल्स है इनको कैनाल कहते हैं, इसीलिए इसका नाम कैनाल रेज रखा गया। अब जरा बताओ, एनोड रेज किसका कलेक्शन है? सब लोग लिख के दो मुझे, एनोड रेज किसका कलेक्शन है? एनोड रेज किसका कलेक्शन है? परफोरेटेड मींस छिद्र वाली प्लेट, परफोरेटेड मींस ऐसी प्लेट जिसमें छोटे छोटे होल्स हो। कैथोड रे, एनोड रेज किसका कलेक्शन है? एनोड रेज गैस के कैटायन का कलेक्शन है। गलत, जो बच्चे प्रोटॉन का कलेक्शन लिख रहे हैं, एच आयन का कलेक्शन लिख रहे हैं, गलत है। जब गैस हाइड्रोजन है तो एच आयन का कलेक्शन है। मान लो किसी ने गैस भर रखी है नाइट्रोजन, तो जब गैस नाइट्रोजन है तो बच्चों ये कलेक्शन है किसके? नाइट्रोजन कैटायन के। ये देखो, जब गैस हीलियम है, जब गैस हीलियम है तो ये कलेक्शन है किसका? हीलियम आयन का, हीलियम आयन का। तो गैस चेंज करने से कैटायन चेंज हो रहा है, गैस चेंज करने से कैटायन चेंज हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि यार बार बार कैटायन का मास अलग अलग आ रहा है, मगर ये सारा मास, गौर सुनिएगा, ये सारा मास हाइड्रोजन के कैटायन के मास का मल्टीपल आ रहा है। जैसे हाइड्रोजन के कैटायन का मास आया मान लो 2, तो जब मैंने हीलियम लिया तो ये 6 आया, मैंने नाइट्रोजन लिया तो ये 12 आया, मैंने कार्बन लिया तो ये 16 आया, ऑक्सीजन लिया तो 32 आया, मतलब ऐसे। तो वो देखो एक मिनिमम मास के मल्टीपल में आ रहा है, जो भी वैल्यू आ रही है वो 2 के मल्टीपल में आ रही है। तो जो मिनिमम मास का कैटायन था उसका नाम रख दिया गया प्रोटॉन, उसका नाम क्या रख दिया गया? प्रोटॉन। तो ये मिनिमम मास का जो कैटायन है इसका नाम रख दिया गया प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन के कैटायन को प्रोटॉन कहा जाता है, हाइड्रोजन के कैटायन का नाम प्रोटॉन है। और इन्होंने कहा ये मिनिमम मास हर एटम में प्रेजेंट है, और इस मिनिमम मास का नाम रखा गया प्रोटॉन। इस मिनिमम मास का नाम क्या रखा गया? प्रोटॉन। तो क्या सभी बच्चों को पहले मेरी ये बात समझ में आई कि एनोड रेज क्या है? कैटायन का कलेक्शन है, और वो गैस पे डिपेंड करती हैं। अलग अलग गैस लोगे तो अलग अलग कैटायन आएगा, मगर इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव आयन का कलेक्शन है वो हमेशा फिक्स है। चाहे कोई भी गैस लो, निगेटिव आयन ही आ रहा है, निगेटिव आयन सेम आ रहा है, चाहे कोई भी गैस लो। ये देखो,
मगर पॉजिटिव आयन अलग अलग आ रहा है, पॉजिटिव आयन अलग अलग आ रहा है। अब इनके नेचर को जानने के लिए, इनकी प्रॉपर्टी को जानने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। हाँ, जिंक ZnS की स्क्रीन हम लोग दोनों साइड में लगाते हैं, बस हम दिखा उस साइड रहे हैं जिस साइड हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब मैं एनोड रेज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए एनोड रेज की ZnS की स्क्रीन दिखा रहा हूं। ये ZnS की स्क्रीन इधर भी लगी होगी, इधर भी लगी होगी, मगर अभी मैं एनालिसिस किसकी कर रहा हूं, एनोड रेज की कर रहा हूं, तो मैंने एनोड रेज वाली दिखाई, नहीं तो वो दोनों तरफ लगी है स्क्रीन। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टी की, कि इनमें डिफरेंसेस क्या है। अब देखो प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मैंने कोई पॉइंट क्यों नहीं लिखाया था, क्योंकि मैं पॉइंट दोनों के एक साथ लिखाना चाहता था। उससे क्या है, कंपेयर भी होता रहेगा साथ साथ में। उससे क्या है बच्चों, कंपेयर भी होता रहेगा दोनों में, कि दोनों में कंपेयर क्या है। अब देखो, एक साइड हम लोगों ने लिखा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक साइड हम लोगों ने लिखा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब इधर हम प्रोटॉन के बारे में बताएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन के बारे में, और ये डिटेल कंटिन्यूअस चलती रहेगी। अब ये कॉपी कैसे होगा यार, ये 12 नंबर पेज है, इसका मतलब 12 नंबर पेज का। हे भगवान, एक मिनट रुक जाओ, इसको सेव करता हूं, हैंग कर गया। आज बोर्ड में तो इधर क्यों ग्लो नहीं आया बेटा, दोनों साइड ग्लो आ रहा है, मगर एक समय में हमने एक साइड की स्टडी की है। जब ग्लो कैथोड की साइड में आया तो उसी समय ग्लो एनोड की साइड में भी आया, दोनों साइड में ग्लो आया है। हाँ, CSD लिख रहा हूं बेटा, दोनों साइड में ग्लो आ रहा है, किसी एक साइड में ग्लो नहीं आ रहा है। मगर एक एक करके उन्होंने बताया, एक एक करके चीजें बताई, ठीक है। किसी साइड में ज्यादा ग्लो है, किसी साइड में कम ग्लो है, मगर ग्लो दोनों साइड में है। अब रुक जाओ, इसको मैं जरा सेव करके ना फिर से खोलता हूं, शायद सही हो जाए। हाँ, हो क्या रहा है, यस प्रिंस, परफोरेटेड इसलिए लिया गया है कि ज्यादा रेज आर पार निकले, ज्यादा रेज जाके स्क्रीन पे टकराए, तो ज्यादा रेज स्क्रीन पे टकराएंगी तो ज्यादा एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ज्यादा ग्लो आएगा, जिससे हमें उसके बारे में एनालिसिस करना आसान होगा कि उसका मास कितना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना है, ये सारी बातें। The current file is not saved. Do you want to save? Yes. अब बस एक मिनट रुक जाओ, हाँ इसको सही से फिर से खोलते हैं। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं जरा एक दो बार। है ना, एक कौन है कह रहा छुट्टी कर दो, बहुम मारेंगे, क्या करेंगे, बहुम मारेंगे। हाइड्रोजन ही क्यों यूज की गई, बिल्कुल बताएंगे हाइड्रोजन क्यों यूज की गई, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, और जब सबसे हल्की गैस है, यदि उसके सब पार्टिकल होंगे तो सबके सब पार्टिकल होंगे,
तो इसलिए हाइड्रोजन यूज की गई, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो सबसे हल्की है। हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्की है, इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन की यूज किया। नहीं यार, वैसे ही पेज आ रहा है, पेज में नंबर नहीं दिख रहे हैं, मतलब दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, काम चला लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, वो बार बार लिखना पड़ेगा, बस वही है। चलो आओ आओ भाई। देखो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये फिगर सही नहीं है, इसको डिलीट करेंगे। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, अब मैंने ये बताया। अब मैं बस ये चाह रहा था कि मैं इसको कॉपी कर लूं, नहीं तो बार बार ये करना पड़ेगा। अब वो कॉपी हो नहीं रहा है, कॉपी नहीं हो रहा है कि हाँ कॉपी हो रहा हो। चलो कोई बात नहीं, अब गौर से देखो, सबसे पहला पॉइंट, ओह, अब सब लोग समझते जाएंगे, ठीक है, कोई डाउट होगा मेरे से पूछते जाइएगा। पहला पॉइंट जरा बताओ सब लोग, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट जरा बताओ, इलेक्ट्रॉन किसका कलेक्शन है? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बताओ, कैथोड रेज, कैथोड रेज किसका कलेक्शन है? कैथोड रेज किसका कलेक्शन है? ये है कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एनोड रेज बताओ किसका कलेक्शन है? एनोड रेज किसका कलेक्शन है? एनोड रेज किसका कलेक्शन है? बताओ सब लोग, एनोड रेज किसका कलेक्शन है? एनोड रेज किसका कलेक्शन है? तो एनोड रेज है, एनोड रेज है कलेक्शन ऑफ गैस। भाई आज ये रहता फैलाए पड़ा है। एनोड रेज किसका कलेक्शन है? कलेक्शन ऑफ गैस कैटायन, कलेक्शन ऑफ गैस कैटायन, जो भी गैस लोगे उसके कैटायन का कलेक्शन है। एनोड रेज कलेक्शन ऑफ गैस कैटायन है। फिर सुनो, जब इफ यदि हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं, जब हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो इसका जो कैटायन आता है उसका नाम प्रोटॉन रखा गया है। तो जब हाइड्रोजन गैस लोगे तब बोला जाएगा कलेक्शन ऑफ प्रोटॉन, नहीं तो कलेक्शन ऑफ गैस कैटायन, है ना। हाइड्रोजन गैस के केस में, हाइड्रोजन गैस के केस में कलेक्शन ऑफ प्रोटॉन बोला जाता है, कलेक्शन ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। यदि आपने हाइड्रोजन गैस ली है तो कलेक्शन ऑफ प्रोटॉन बोलेंगे, नहीं तो हमेशा कलेक्शन ऑफ गैस कैटायन, और ये हमेशा कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब पॉइंट नंबर 2 देखो, पॉइंट नंबर 2, कैथोड रेज गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, गैस कोई भी लो बार बार इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। कैथोड रेज does not depend upon नेचर ऑफ गैस, मतलब उनको इस बात से नहीं मतलब है कि आपने गैस कौन सी ली है। क्यों? आप हाइड्रोजन लो तो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नाइट्रोजन लो तो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और ये क्या है? डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। ये गैस के नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। क्यों? यदि गैस हाइड्रोजन लोगे तो एच का कैटायन आएगा, नाइट्रोजन लोगे तो नाइट्रोजन का कैटायन आएगा, और नाइट्रोजन के कैटायन की प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन के कैटायन की प्रॉपर्टी सेम नहीं होंगी, अलग अलग होंगी, सेम नहीं होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है।
तो जरा समझते जाइएगा। अच्छा, इनकी डायरेक्शन क्या है? इनकी डायरेक्शन क्या होती है? इनकी डायरेक्शन क्या होती है? ये एनोड से कैथोड की ओर चलती है, एनोड टू कैथोड, एनोड से नहीं निकलती हैं, ध्यान रखना। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? ये कैथोड से, कैथोड की ओर से एनोड की ओर चलती है, एनोड की ओर चलती है। ये देखो, ठीक है। इनके पास क्या होता है? मास होता है, हैविंग मास। इनके पास मास होता है जिसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये किलोग्राम में लिखा है। और इसके पास भी मास होता है, हैविंग मास। अब इसका मास वेरिएबल है, इसका मास वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये कैटायन का कलेक्शन है। यदि हाइड्रोजन गैस लोगे तो उस कैटायन का नाम प्रोटॉन होगा और उसका मास ये होगा। हाइड्रोजन गैस लोगे तो उसका नाम प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन का मास ये होगा, कितना? 1.6 इंटू 10 रेस्ट की पावर -28, 28 की 27 किलोग्राम, 27 किलोग्राम। डायरेक्शन गलत हो गया, एक मिनट देखने दो। कैथोड रेज है तो ये कैथोड की ओर से आ रही होंगी। हाँ सॉरी, उल्टा लिख गया है। ये कैथोड रेज है तो कैथोड की ओर से आ रही होंगी और एनोड की ओर जा रही होंगी। और ये एनोड रेज है तो एनोड की ओर से आ रही होंगी कैथोड की ओर। एनोड रेज है तो एनोड की ओर आ रही होंगी। हाँ, डायरेक्शन उल्टी लिख गई थी बच्चों, है ना भाई? कैथोड रेज है तो कैथोड की ओर से आएंगी तो कैथोड टू एनोड, एनोड रेज है तो एनोड की ओर से आएंगी तो एनोड टू कैथोड। अब जरा देखो, इस मास को देख के आप बताओ इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो इसका मतलब यहां पर एक नोट आ गया, गौर से देखो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 1837 टाइम्स छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। यदि हम इनको कंपेयर करें तो इतना डिफरेंस है। ये देखो मास दिया है, ये भी मास दिया है, डिवाइड करके देख लो। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1837 या 1840 भी लिख देते हैं, गुना छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। विशाल अब सही है बेटा? कैथोड रेज का क्या मतलब हुआ? कैथोड रेज मींस हुआ कि वो कैथोड की ओर से आ रही हैं, तो कैथोड टू एनोड डायरेक्शन हुई ना। और एनोड रेज का मतलब हुआ वो एनोड की ओर से आ रही है, तो एनोड टू कैथोड डायरेक्शन हुआ, तो सही लिखी है। अब देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, मास ऑफ प्रोटॉन इतना है, तो जब इनको डिवाइड करोगे तो लगभग ये रिलेशन आएगा। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत छोटा है प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, मतलब 1840 प्रोटॉन बराबर है, सॉरी 1840 इलेक्ट्रॉन बराबर है एक प्रोटॉन के। देखो इसको इधर ले आओ, तो 1837 इलेक्ट्रॉन का मास, 1837 इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रोटॉन के मास के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ प्रोटॉन इज वेरी वेरी हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा हैवियर है। क्लियर है? अच्छा, इसको कॉपी कैसे किया जा सकता है? देखें जरा यार, कोई ऑप्शन है? चलो कोई नहीं। अब देखो अगले पॉइंट। अब ये क्या है, मुझे बार बार ये बनाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वो बन गई थी एक टेबल,
उसको मैं कॉपी कर देता। अब मुझे क्या है, बार बार बनाना पड़ेगा, मगर कोई नहीं, चलो बनाते हैं यार, ऐसी क्या बात है। तो देखो पॉइंट नंबर 5। अब 5 पॉइंट क्या है, गौर से देखो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड रेस। कैथोड रेस पे क्या चार्ज आएगा, तो कैथोड रेस का चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, और इतना ही चार्ज इस पर है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब आपने हाइड्रोजन गैस ली है, एनोड रेस, आपने क्या लिया है, हाइड्रोजन गैस, तब ये आया है। वो कितना आया, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दोनों के पास चार्ज बराबर है विद अपोजिट साइन, दोनों के पास चार्ज बराबर है विद अपोजिट साइन। ये देखो, दोनों के पास चार्ज बराबर है विद अपोजिट साइन, आप चेक कर लो। अच्छा 6 नंबर, दोनों के दोनों फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या है, जरा बताओ कोई बच्चा। दोनों के दोनों फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब हुआ कि हर एटम के पास ये दोनों है, हर एटम के पास ये दोनों है, हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, हर एटम के पास प्रोटॉन है। क्योंकि जिस भी कैटायन का मास हम लोगों ने निकाला वो हाइड्रोजन के कैटायन का इंट्रीगल मल्टीपल आया, डबल ट्रिपल, इसलिए उसको नाम दे दिया गया फंडामेंटल पार्टिकल, कि वो हर एक के पास प्रेजेंट है। तो दोनों के दोनों स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल है। पॉइंट नंबर 7, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज को ही कहा जाता है E/m रेशियो, E/m रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज या E/m रेशियो ऑफ कैथोड रेस। कैथोड रेस, कैथोड रेस का मतलब इलेक्ट्रॉन, वो कितना है, देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये, जरा कोई बच्चा इसको डिवाइड करके बताए, तो ये क्या आया, कूलाम पर केजी। तो देखो जरा डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है भाई, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा मेरा कैलकुलेटर भी चलेगा। ओ चल रहा है, 1.6 डिवाइडेड बाई 9.1, तो ये आ रहा है 1.75 इंटू 10 रेस्ट की पावर, ये ऊपर गया तो 4, 31 कितना होता है, 19 और 31 के बीच में कितने का डिफरेंस है, ओ 12 का, मगर एक पॉइंट तुमने बढ़ा लिया है तो 10 का, 11 का हो जाएगा। कूलाम पर केजी, ये देखो इसकी वैल्यू इतनी बड़ी है। स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो टर्म फंडामेंटल मींस something basic and initial that can be broken down further if you image। अरे भाई सब छाप के रख दिया आशीष ने। अच्छा देखो, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो मतलब E/m रेशियो ऑफ कैथोड रेस, इतना है। अब E/m रेशियो ऑफ एनोड रेस कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, देखो स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज या E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन
मैं प्रोटॉन का E अपॉन एम लिख रहा हूं, एनोड का E अपॉन एम मास पे भी डिपेंड करेगा, और मास बार बार अलग होगा। चार्ज तो सबका सेम आ रहा है, मास और चार्ज दोनों अलग अलग होंगे उसमें एनोड रेस के केस में। एनोड रेस के केस में चार्ज भी बार बार अलग होगा, मास भी बार बार अलग होगा। तो मैं E अपॉन एम रेशियो प्रोटॉन का निकाल रहा हूं, मतलब H पॉजिटिव का। तो कैसे लिखोगे, चार्ज कितना है और मास कितना है, तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, ये क्या है, कूलाम पर केजी। तो अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है, 1 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर चला गया तो कितना आ गया, 8। ये देखो, तो इलेक्ट्रॉन का E अपॉन एम रेशियो हाईएस्ट होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा मास किसी का नहीं है, और मास कम होगा तो E अपॉन एम रेशियो ज्यादा होगा। ये देखो, तो E अपॉन एम रेशियो हमेशा हाईएस्ट होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। देखो 10 की पावर -11 लगा हुआ है, आप चेक करो, 10 की पावर 10 की पावर 11 है, और ये 10 की पावर 8 है, ये 10 की पावर 8 है। ये देखो, तो अब क्या हुआ, E अपॉन एम रेशियो किसका बड़ा है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का छोटा है? अच्छा, E अपॉन एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, E अपॉन एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी इसी पर हम पॉइंट लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई सबको, कैसे निकाला, मास चार्ज अपॉन मास, चार्ज अपॉन मास। तो E अपॉन एम रेशियो क्या बता रहा है, चार्ज डेंसिटी को बता रहा है। E अपॉन एम रेशियो क्या बता रहा है, चार्ज डेंसिटी को। ये निकाला क्यों है, ये चार्ज डेंसिटी बता रहा है। निकाला इसलिए जैसे डेंसिटी होती है वैसे ही चार्ज की डेंसिटी है, कि कितने मास पे कितना चार्ज है। इससे क्या है, अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स, ये सब पता चलेंगे चार्ज डेंसिटी से। चार्ज डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब वो ज्यादा अट्रैक्शन करेगा, यदि सेम चार्ज हुए तो रिपल्सन ज्यादा करेगा, इसलिए चार्ज डेंसिटी निकालनी पड़ रही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, और यही CSD है पॉइंटर, यही CSD है पॉइंटर। अब पॉइंट नंबर 8 गौर से देखो, ध्यान से समझिएगा, E अपॉन एम रेशियो ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज does not depend upon nature of gas, nature of gas। 8वां पॉइंट, E अपॉन एम रेशियो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। क्यों, क्योंकि एनोड रेज में कैटायन है। एनोड रेज क्या है, कैटायन का कलेक्शन। जब गैस चेंज होगी तो मास भी चेंज हो जाएगा, चार्ज भी चेंज हो जाएगा। तो E अपॉन एम रेशियो इसका गैस पे डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि ये कैटायन का कलेक्शन है, गैस कैटायन का, क्योंकि ये गैस कैटायन का कलेक्शन है, इसलिए डिपेंड करेगा। तो E अपॉन एम रेशियो इलेक्ट्रॉन का फिक्स होता है और किसी गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। E अपॉन एम रेशियो एनोड का वेरिएबल होता है, गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब गौर से सुनना, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो काफी टफ है, देखो अच्छे से ध्यान रखना। E अपॉन एम रेशियो की वैल्यू, E अपॉन एम रेशियो डिपेंड अपॉन वोल्टेज ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब पे जो वोल्टेज लगा रहे हो उस पर E अपॉन एम रेशियो की वैल्यू डिपेंड करती है। ये देखो,
डिस्चार्ज ट्यूब पे जो वोल्टेज लगा रहा है उस पर E अपॉन एम रेशियो की वैल्यू डिपेंड करती है। क्यों? गौर से देखिए, ये जो E अपॉन एम है ये मूविंग मास है। ये क्या है? मूविंग मास। और मूविंग मास इक्वल टू होता है, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, मूविंग मास इक्वल टू होता है रेस्ट मास डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस V अपॉन C का स्क्वायर। ये देखो, गौर से सुनिएगा, मूविंग मास जो होता है वो रेस्ट मास डिवाइडेड बाई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस V अपॉन C स्क्वायर होता है। अब गौर से देखो, वेयर इज C? C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अब लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट है, मगर देखो जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। गौर सुनिएगा सारे लोग, गौर सुनिए, आपने वोल्टेज बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब वेलोसिटी बढ़ गई। अब देखो जरा, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो नीचे की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये वैल्यू बढ़ेगी, और ये वैल्यू बढ़ेगी तो 1 माइनस दिस वैल्यू, तो नीचे की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। नीचे की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, और नीचे की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो ये इंक्रीज कर रहा है, और ये इंक्रीज कर रहा है तो पूरा रेशियो डिक्रीज कर रहा है। तो वोल्टेज बढ़ाने से E अपॉन एम रेशियो की वैल्यू डिक्रीज करेगी। आपने वोल्टेज बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो मूविंग मास बढ़ गया। सॉरी, वेलोसिटी बढ़ गई तो नीचे की वैल्यू डिक्रीज कर गई तो मूविंग मास बढ़ गया। अब मूविंग मास बढ़ गया तो E अपॉन एम रेशियो की वैल्यू डिक्रीज कर गई। तो E अपॉन एम रेशियो की वैल्यू डिस्चार्ज ट्यूब के वोल्टेज पे डिपेंड करती है, मगर कैसे करती है? ए भाई, ये M ऊपर चला गया, रुक जाओ, M को पकड़ के नीचे लाता हूं, तुम चलो यहां। कैसे करती है तो जरा गौर से देखना, वोल्टेज बढ़ाने से डिक्रीज कर रहा है तो E अपॉन एम वैल्यू वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखो, E अपॉन एम वैल्यू वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने वोल्टेज बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो नीचे की वैल्यू कम हो गई, और मूविंग मास बढ़ गया, मूविंग मास बढ़ गया तो ये कम हो गया। तो गौर से ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी जा सकती है, मगर ये जब भी पूछी जाएगी तो टफ जगह पे पूछी जाएगी, छोटी मोटी जगह पे नहीं। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि E अपॉन एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बैटरी का वोल्टेज बढ़ाने पर बढ़ेंगे या घटेंगे? तो घटेंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये जो मास होता है ये रेस्ट मास नहीं होता है, मूविंग मास होता है। ये डिट्टो सेम बात यहां पर लगेगी, क्योंकि दोनों के पास मास है। ये देखो, डिट्टो सेम बात यहां पे लगेगी। मैंने थोड़ी मक्कारी यूज की है, वही उठा के यहां कॉपी कर दिया है। ये देखो, डिट्टो सेम बात। E अपॉन एम रेशियो ऑफ कैथोड रेज गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, E अपॉन एम रेशियो ऑफ एनोड रेज गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, मगर E अपॉन एम रेशियो वोल्टेज पे दोनों का डिपेंड करता है, ऊपर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वोल्टेज बढ़ाओगे E अपॉन एम रेशियो कम होगा। कैसे कम होगा ये बात समझ पा रहे हो? कैसे कम होगा बात समझ पा रहे हो? वोल्टेज बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी देखो ये लिखी है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी कि क्योंकि आप माइनस वाली वैल्यू बढ़ा रहे हो। वेलोसिटी बढ़ गई तो ये वैल्यू बढ़ी, और ये वैल्यू बढ़ने का मतलब टोटल वैल्यू कम हो गई, और टोटल वैल्यू कम होगी तो मूविंग मास बढ़ जाएगा, और मूविंग मास बढ़ गया
तो ई अपॉन एम रेशियो की वैल्यू कम आएगी, ई अपॉन एम रेशियो की वैल्यू कम आएगी। तो गौर से इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब मेन पॉइंट सारे खत्म है। अब नेक्स्ट नंबर पॉइंट कौन सा था? 9 के बाद 10। इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। अब दोनों ही फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, दोनों ही व्हाइट कलर की फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देते हैं? ब्लैक कर देते हैं। दोनों ही व्हाइट कलर की फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर देते हैं। ये जो व्हाइट कलर की फोटोग्राफिक प्लेट होती है ना, इसको ब्लैक कर देते हैं। अरे आप एक्सरे कराते हो ना, आप लोग एक्सरे कराते हो, वही है। वो व्हाइट कलर की सीट को क्या कर देते हैं? ब्लैक कर देते हैं। दोनों ही फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट करेंगे, दोनों ही व्हील को रोटेट कर देंगे। रोटेट व्हील। यदि इनके बीच में व्हील लाओगे तो उसको रोटेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के पास मास है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है हैविंग मास, कि दोनों के पास मास है। यदि हम इनके, ये देखो, यदि हम इनके बीच में एक व्हील लाएं, तो व्हील लाने पर क्या है? ये व्हील को रोटेट भी करेंगे और साथ में उसकी परछाई भी बनाएंगे, शैडो भी बनाएंगे। शैडो बनाने का मतलब होता है कि इनके पास मास है, और व्हील को रोटेट करने का मतलब है इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी तभी होगी जब मास है। वेलोसिटी तो पहले से ही है यार। जब रेस इधर से उधर जा रही है तो वेलोसिटी तो है कि नहीं? वेलोसिटी तो पहले से ही है। तो जब आप इसके बीच में रास्ते में व्हील लाओगे तो व्हील को ये रोटेट कर देगा। इससे ये पता चलता है कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और इसके पास मास भी है। इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और इसके पास मास भी है। तो ये कुछ पॉइंटर थे जो मैंने बताए। दोनों को पैरेलल में इसलिए रखा गया है जैसे आपको डिफरेंसेस पता हो, इसीलिए मैंने दोनों को पैरेलल में पढ़ाया है। एक एक करके डिस्कवरी कर दी, मगर सारे पॉइंटर पैरेलल में पढ़ाए हैं, जैसे आपको दोनों में डिफरेंसेस पता हो। ये देखो डिफरेंसेस पता होंगे तो आप कर पाओगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंस। ज्यादा पेपर में ये नहीं आता है, पेपर में ये कम आता है या नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको पढ़ोगे नहीं। बस आप मेरी जो नोटबुक है, मतलब ये जो नोटबुक है, इसको एक बार रीड कर लेना। मैंने सारे मेन पॉइंट लिखा दिए हैं, जैसे आपको पता रहे। यदि मान लो फ्यूचर में कभी आ गया तो यही आएगा, यदि फ्यूचर में कभी आ गया तो यही आएगा। ठीक है? अच्छा, अब आ जाओ आगे। आइए, ये तो मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में ये भी बता देता हूं, एक मिनट, ये तो बताना भूल गया, ये भी बता देता हूं। देखो, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को किसने डिस्कवर किया था? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी कभी पूछ लेते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मुल्किन ऑयल ड्रॉप मेथड से डिस्कवर किया गया था। मुल्किन ऑयल ड्रॉप मेथड से डिस्कवर किया गया था। मुल्किन ऑयल ड्रॉप मेथड, ये स्टोक लगा के, ये देखो, मुल्किन ऑयल ड्रॉप मेथड, स्टोक लगाया था इससे। मगर ये आपके सिलेबस में नहीं है एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। एनसीईआरटी में दिया है, मगर आज तक जीवन में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो करने की कोई खास जरूरत भी नहीं है। ठीक है? अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ ई अपॉन एम रेशियो निकालना सिखाते हैं। अब देखो, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा तो कैसा बनेगा।
गौर सुनो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा तो कैसा बनेगा, अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा तो कैसा बनेगा, तो देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसा बनेगा, उससे पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी पढ़ा दे, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, बताओ भाई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में कोई बताइए। देखो गौर समझना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1898 के आसपास, प्रोटॉन की डिस्कवरी भी इसी के आसपास हो गई थी 1898 से लेके 1899 तक, मगर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई 1932 में, मतलब 34 साल लग गए इनको न्यूट्रॉन का डिस्कवर करने में, कितना 34 साल के आसपास, और जबकि आपको कितना लगा है, मात्र 2 सेकंड। प्रोटॉन खत्म हुआ, न्यूट्रॉन हाजिर है, तो आप कितने टैलेंटेड हो जरा देख लो। तो कैसे हुई डिस्कवरी, इन्होंने क्या किया, बोरान पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई, बोरान पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई, तो बम्बार्डिंग कराने पर इनको क्या मिला, ये मिला। देखो बोरान कितना होता है जरा बताओ, देखो बोरान क्या है, हाइड्रोजन लिथियम, लिथियम लिथियम के बगल में बेरिलियम, बेरिलियम के बगल में बोरान, तो बोरान है 5 9। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम आयन, ये इसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन में ये है, ये देखो, तो ये हो जाता है नाइट्रोजन, और साथ में 0N1, ये देखो 9 4 13 13 होगा, सॉरी 9 4 13 है ना, तो 2 दूनी 4, हाँ 11, ये 11 होगा, तो ये होगा 14, ये होगा 1, ये देखो। अब गौर से देखिए, तब ये निकल के आता है न्यूट्रॉन। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अल्फा पार्टिकल और हीलियम एटम, इसके बारे में थोड़ा बताता हूं, क्योंकि ये बार बार टर्म आएगा, और जब बार बार टर्म आएगा और बार बार गलत करोगे तो दिक्कत है। देखो बच्चों, ये हीलियम एटम है, ये क्या है, हीलियम एटम, सारे बच्चे अच्छे से देखें, ये हीलियम है, और हीलियम में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम के पास, और ये हीलियम का न्यूक्लियस है। अब इसको अल्फा पार्टिकल कब कहते हैं जरा देखो, ये है हीलियम एटम, और हीलियम एटम का रिप्रेजेंटेशन है ये देखो ऐसे। अब इससे आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये बचा सिर्फ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सिर्फ क्या बचा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और इस पे आ गया 2 चार्ज, क्यों, क्योंकि आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं ऐसे, तो ये है अल्फा पार्टिकल, ये क्या होता है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। हीलियम एटम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल है, हीलियम एटम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल है, मगर रिप्रेजेंटेशन सेम है। रिप्रेजेंटेशन क्यों सेम है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉन मेंशन ही नहीं किए जाते हैं, किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन ये है। अब इसमें कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं है, इसमें कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं है, जल्दी से समझो, नोट करो। हाँ बेटा, एक बच्चा कह रहा है
प्रोटॉन डिस्कवर रदरफोर्ड 1917। हाँ अच्छा 1917। एक बार डाटा मुझे सही बताना, क्योंकि मुझे प्रोटॉन का याद नहीं है। ये तो पता है कि रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। अच्छा अब गौर से देखो होता क्या है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन में देखो इसका प्रोटॉन कितना है 5, इसके पास प्रोटॉन कितना है 2, तो दोनों मिलके कितने हो गए 7। मास कितना है 11, इसके पास मास कितना है 4, तो 11 5 11 4 15, तो 15 में से 14 यहां है, एक यहां है। टोटल प्रोटॉन टोटल न्यूट्रॉन सब बराबर है। देखो 5 जेड है और ये दोनों मिलके क्या है 7, तो देखो यहां 7 है और ये 0 है, तो 7 और 0 7। ये क्या है 11 और 4 15, तो 14 1 15। ये देखो इस तरह से आया है और ये अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की गई। अब देखो न्यूट्रॉन के बारे में क्या बताया गया, न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया इसके पास चार्ज कितना होता है, इसके पास चार्ज कितना होता है 0, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है। इसके पास मास कितना होता है, तो इसके पास मास लगभग उतना ही होता है जितना मास प्रोटॉन के पास होता है। जितना मास प्रोटॉन के पास होता है उतना ही मास न्यूट्रॉन के पास होता है। तो चार्ज होता नहीं है, मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। यह काम चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो 19 यही है 98 के आसपास की है। प्रोटॉन की देखो मुझे लग रहा प्रोटॉन की भी उसी के आसपास की है। न्यूट्रॉन नहीं समझ में आया, आशीष बता देता हूं। देखो ईयर अपने क्लास में नहीं आते हैं, ईयर अपनी क्लास में नहीं आते हैं। आप चाहो तो ईयर याद रखो, चाहो तो ना याद रखो, क्योंकि ईयर आते ही नहीं है। आज तक ना तो जेई में ना नीट में ईयर पूछे नहीं गए, 40-50 साल में कभी नहीं पूछे गए। बायो में पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में नहीं पूछे जाते। देखिए हमारे पास बोरान था, बोरान पर मैंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई, तो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराने से क्या हुआ, वो बोरान एटम जो है नाइट्रोजन एटम में चेंज हो गया, मगर साथ में उसने एक और पार्टिकल जनरेट किया। इस पार्टिकल के बारे में जब पता लगाया गया तो पता चला कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, इसीलिए इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। बच्चे कह रहे हैं कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, लाओ मैं देख लेता हूं, 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे चक्कर में इधर उधर हो जाएगा। हाँ भाई देख लो, ये 1857, 1917, 1932। अब देखो एक एक डिस्कवरी में 20-20 साल लग गए, देखो, मगर आपको 2 मिनट लगते हैं। ये जितनी बातें मैं 1 मिनट में बता दे रहा हूं, उतनी बातों को जानने के लिए वर्षों लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। 1000 एक्सपेरिमेंट करो तो हो सकता है कोई सही एक्सपेरिमेंट आए। आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि आइंस्टीन ने बल्ब को जलाने में 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके बल्ब जला था, आविष्कार बल्ब हुआ, आइंस्टीन ही थे ना शायद। तो ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो 5-5 2-2 मिनट में हो रहा है, मगर ये सारे बहुत बड़े काम है, बहुत टफ काम। किसी नई चीज को खोजना बहुत टफ काम है, बहुत टफ काम है। किसी चीज को बताना, फॉलो करना बहुत आसान होता है। हाँ थॉम्स, हाँ एडिसन बिल्कुल सही कह रहे हो, एडिसन। अच्छा अब वापस आ जाओ। अब हमारे पास क्वेश्चन कैसा आएगा न्यूमेरिकल, तो मैं बताता हूं। जैसे ये देखो, मैंने आपसे पूछा E/M रेशियो इज हाईएस्ट E/M रेशियो किसका है? एक इलेक्ट्रॉन, बी
प्रोटॉन, सी अल्फा पार्टिकल। अब कैसे निकालोगे? तो देखो कैसे निकाला जाता है मैं समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप ई लिख लो। भाई आपको क्या क्या चाहिए? तो आपके पास है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल। तो सबसे पहले सबके ऊपर का चार्ज लिखो, फिर ई अपॉन एम रेशियो। देखिए अब मैं सबके ऊपर का चार्ज लिखता हूं कि किसके ऊपर क्या क्या चार्ज है, किसके ऊपर क्या क्या चार्ज है। हम लोग चार्ज जो लिखते हैं वो रिलेटिव चार्ज लिखते हैं, जैसे हम आसानी से क्वेश्चन को निकाल पाए। देखो हमसे क्या रियल वैल्यू पूछी जा रही है या कम ज्यादा पूछा जा रहा है? देखो जब रियल वैल्यू पूछी जाएगी तो रियल चार्ज, रियल मास रखा जाएगा। जब हमसे कम ज्यादा पूछा जाएगा, हाईएस्ट, लोएस्ट, ऑर्डर, तो हम क्या करते हैं? रिलेटिव वैल्यू रखते हैं। रिलेटिव वैल्यू रखने से क्या होता है? आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कैलकुलेशन इजी रहती है। जैसे आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन का मास, तो आपने रखा इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1, प्रोटॉन का चार्ज 1, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2। जबकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, प्रोटॉन का चार्ज ये है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज ये है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, इतना होता है, इतना नहीं होता है। ये तो इतनी बड़ी वैल्यू है कि किसी के ऊपर आ ही नहीं सकता है। प्रोटॉन पे प्लस लगा है, इसका मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज, और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है? इतना है कूलम में। अल्फा पार्टिकल में क्या है? 2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होगा। मगर हम रियल वैल्यू न डाल के हम लोग रिलेटिव वैल्यू डालते हैं। रिलेटिव वैल्यू क्यों डालते हैं? क्योंकि कैलकुलेशन इजी है, कैलकुलेशन इजी है। ठीक, अब इसी तरह से रिलेटिव मास डालते हैं हम। मास क्या है? प्रोटॉन के मास के रिस्पेक्ट में डालते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का मास और हाइड्रोजन का मास बराबर है, तो हम हाइड्रोजन के मास के रिस्पेक्ट में सबका मास डालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? प्रोटॉन के मास का लगभग 1837 टाइम। इसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है, इसका मास 4 है, 2He4 लिखा जाता है ना। ये हीलियम क्या लिखा जाता है? 2He4। तो मास कितना है? 4। हाइड्रोजन क्या लिखा जाता है? ये मास कितना है? 1। और इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का ये। अब डिवाइड करो E अपॉन M, तो ये वैल्यू आ गई ऐसे भाई, 1 डिवाइडेड बाई ये, तो ये वैल्यू आ गई ऐसे। अब 1 डिवाइडेड बाई 1 और 2 डिवाइडेड बाई 4, तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आई? इलेक्ट्रॉन की, फिर किसकी आई? प्रोटॉन की, फिर किसकी आई? अल्फा पार्टिकल की। तो हाईएस्ट E अपॉन M रेशियो किसका आया? इलेक्ट्रॉन का। लोएस्ट E अपॉन M रेशियो किसका आया? रजनी, आपको जो मास पता है, जो चार्ज पता है वही रख दो, वो सब आपको रिलेटिव चार्ज पता है। जैसे आपको पता है कि सोडियम के ऊपर +1 होता है, तो आपने +1 रख दिया। +1 कहां होता है? सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के जाने का चार्ज होता है। मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है, ये सब भूल गए होंगे। सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के जाने का चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हम ये बता रहे हैं +1 ये रिप्रेजेंट करता है कि एक इलेक्ट्रॉन गया है। तो ये जो +1, +2, +3 चार्ज है, ये रिलेटिव चार्ज है। इसी तरह मास जो है, मास वो भी रिलेटिव मास है, 1H1। अब बताओ क्या प्रोटॉन के ऊपर एक मास आएगा? एक मास तो बहुत बड़ा मास होता है, ये रिलेटिव मास है। इसका मतलब एक प्रोटॉन का मास रखना है, और एक प्रोटॉन का मास तो इतना कम होता है। ये देखो, तो यहां पे 1 लिखा है, इसका मतलब एक प्रोटॉन का मास है। 4 लिखा है तो 4 प्रोटॉन का मास है। 20 लिखा है तो 20 प्रोटॉन का मास है। मास 20 नहीं है, मगर हमें कम ज्यादा निकालना है तो हम रख सकते हैं।
ये देखिए, अब इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन करो आप लोग, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है 1984 या 88 के आसपास। बताओ, द इंक्रीजिंग ऑर्डर लोएस्ट फर्स्ट फॉर द वैल्यू ऑफ E अपॉन M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो अभी मैंने लगाया है कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, फिर प्रोटॉन है, फिर अल्फा पार्टिकल है। और न्यूट्रॉन का क्या होगा? न्यूट्रॉन का चार्ज 0, मास 1, प्रोटॉन के मास के बराबर है, तो ये 0 आया, तो ये सबसे लास्ट में होगा। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, लोएस्ट फर्स्ट, तो पहले न्यूट्रॉन, फिर अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है। आंसर क्या आएगा? डी। यस, आंसर क्या आएगा? डी। अच्छा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल आ गया, अल्फा। अच्छा, अब आपको पढ़ना है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्या पढ़ना है मुन्ना? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। बताओ, थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या होता है? देखो, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, कोई बच्चा बता सकता है कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है? बताओ। अच्छा, ये ओ की जगह ए बन गया। बताइए। अब गौर से मेरी बात, बस बेटा थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ा के छुट्टी कर देंगे, बहुत छोटा है। देखो, थॉमसन एटॉमिक मॉडल का मतलब क्या होता है? मॉडल का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन ए एटम। वो कहां कहां क्या अरेंज है। मॉडल का मतलब क्या है? मॉडल का मतलब है बच्चों, मॉडल का मतलब क्या है? मॉडल का मतलब क्या होता है? मॉडल का मतलब है एटम के अंदर, एटम के अंदर, एटम के अंदर, ठीक है, मतलब इनक्लोज, इनक्लोज एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और, अच्छा, उस समय तक थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है 1898 में आया था। उस समय तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, सिर्फ प्रोटॉन की हुई थी। मगर यार ये 1800 में आया था, तो प्रोटॉन की कैसे हुई होगी? इसका कहीं डेट लिखा है? मुझे जहां तक याद है ये 1800 में आया था। चलो, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट, उस समय तक क्या हुआ था? न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। अरेंजमेंट, कि वो कैसे अरेंज है। एटॉमिक मॉडल का मतलब होता है, अभी तक हमें पता था एटम अनकट है, अभी तक हमें क्या पता था? एटम अनकट है। अभी तक हमें पता था एटम के सब पार्टिकल नहीं होते। तो जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, तो थॉमसन को चुल लगने लगी। थॉमसन को क्या हो गया? चुल लगने लगी। क्या चुल लगी? नेट पे जो है 1904 दिखा रहा है। अब देखो, ये थोड़ा सा ईयर जो है उल्टे सीधे हैं, गौर समझना। 1917 में प्रोटॉन निकला, तो 1904 में इन्होंने मॉडल कैसे दे दिया? प्रोटॉन के बारे में कैसे बता दिया? है ना, 1904 में इन्होंने प्रोटॉन के बारे में कैसे बता दिया? जितना मुझे याद है, जब मैंने पढ़े, मतलब मुझे तो 7-8 साल से तो मैं पढ़ाई नहीं, मुझे जहां तक याद है 1897 में इलेक्ट्रॉन आया, 1898 में प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, और 1898 के लास्ट में थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया।
क्योंकि भाई थॉमसन को सबसे पहले चुन हुई कि यार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गए तो एटम के अंदर ये कैसे अरेंज होते हैं, कैसे एक दूसरे को स्टेबलाइज करते हैं, कैसे एक दूसरे को न्यूट्रल रखते हैं, ये हम बताएंगे, ये हम बताएंगे। तो इन्होंने एक अपना मॉडल निकाला कि देखो ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है ना। अच्छा कोई बात नहीं, ईयर से अपने को लेना देना नहीं है। हाँ एनसीईआरटी में 98 ही है। ओके चलो अब देखो मैं इस चीज को थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं और बता देता हूं। तो देखो इन्होंने क्या क्या बताया मैं बताता हूं। देखिए इनका कहना था, गौर से देखो, इनका कहना था कि एटम स्पेरिकल होता है। एटम कैसा होता है? स्पेरिकल। पहला पॉइंट इन्होंने क्या बताया? एटम जो है वो स्पेरिकल होता है। इन्होंने क्या बताया? एटम कैसा है? एटम जो है वो स्पेयर की तरह है, स्पेरिकल है। एटम स्पेरिकल होता है और जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, हाँ इसको आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है? इम्बीडेड है। सॉरी, जो पॉजिटिव चार्ज है वो देखो ऐसे, जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्लाउड की तरह फैला हुआ है। ये क्लाउड की तरह, जैसे ये रेड कलर वाला पोर्शन है, वाटरमेलन में क्या है? रेड कलर वाला पोर्शन। वाटरमेलन में जो रेड कलर वाला पोर्शन है वैसे उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज है। तो इनका कहना था पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्लाउड की तरह है, क्लाउड की तरह है। मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरे सरफेस पे फैला हुआ है। पॉजिटिव चार्ज क्या है? पूरे स्पेयर पे फैला हुआ है, बादल की तरह, बादल की तरह पूरे स्पेयर पे फैला हुआ है, क्लाउड की तरह। और निगेटिव चार्ज उस पर इम्बीडेड है। निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, और निगेटिव चार्ज क्या है? उस पर इम्बीडेड है। इम्बीडेड, इम्बीडेड इन क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज जो है उस पॉजिटिव चार्ज पर धसा हुआ है। निगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज पर धसा हुआ है। तो लोगों को ये पिक्चर समझ में नहीं आई कि यार आप क्या कहना चाहते हो, पिक्चर समझ में नहीं आ रही है। तब इन्होंने बताया कि जैसे वाटरमेलन होता है ना, तो वाटरमेलन का जो रेड वाला एरिया है इसको तुम एज्यूम करो पॉजिटिव चार्ज, और वाटरमेलन में जो ब्लैक कलर के सीड होते हैं उनको तुम एज्यूम करो निगेटिव चार्ज। तो ब्लैक कलर के सीड जो है निगेटिव चार्ज हो गए, और जो रेड कलर का एरिया होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसी को बोला गया वाटरमेलन मॉडल। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। वाटरमेलन मॉडल भी इसी को बोला जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल भी इसी को बोला जाता है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल को। इसी मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है, वाटरमेलन मॉडल, मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। ये देखो, तो इन्होंने बताया एटम स्पेरिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज क्लाउड की तरह फैला होता है, निगेटिव चार्ज उस पर इम्बीडेड होता है, जस्ट लाइक जैसे वाटरमेलन मॉडल दिखता है, प्लम पुडिंग मॉडल दिखता है। अब इनसे पूछा गया स्टेबिलिटी कैसे होगी, स्टेबिलिटी के बारे में बताओ। तो इन्होंने कहा वो एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगाते हैं। स्टेबिलिटी किससे एक्सप्लेन की? एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इन्होंने कहा एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, वो एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से बैलेंस रखते हैं, वो एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से बैलेंस रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, यहां पे अट्रैक्शन है, यहां पर भी अट्रैक्शन है, तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं।
वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। ये बात बताई थॉमसन एटॉमिक मॉडल में। अब थॉमसन एटॉमिक मॉडल की धज्जियां उड़ाई हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने। क्यों? थॉमसन को सबसे पहले चुन हुई कि मैं मॉडल बताऊंगा, मैं बताऊंगा एटम अंदर से कैसे दिखता है, मैं बताऊंगा एटम के अंदर लोग कैसे रहते हैं। जैसे हम में से किसी को नहीं पता है कि ऊपर वाले की दुनिया कैसी है, तो सब अपनी अपनी तरफ से अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते रहते हैं, है ना भाई? क्रिश्चियन वाले अपनी कम्युनिटी के हिसाब से एक्सचेंज करते हैं, हिंदू वाले अपनी कम्युनिटी के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं, मुस्लिम वाले अपनी कम्युनिटी के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं, जैन अपनी कम्युनिटी के हिसाब से, है ना? मगर है क्या, किसी को पता नहीं है। सच्चाई तो कुछ ना कुछ तो होगी, इतना बड़ा धुआं उठा है। तो उसी तरह से एटम के अंदर कैसा अरेंजमेंट है किसी को नहीं पता था। तो थॉमसन को सबसे पहले लगा, तो थॉमसन ने अपना सबसे पहले बताया, फिर दूसरे ने उसका खंडन किया एक्सपेरिमेंटली। तो अब हम लोग कल पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। कल से क्वेश्चन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्फा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर में क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में क्वेश्चन है। ये देखो, बहुत सारे क्वेश्चन है ना? तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में खूब सारे क्वेश्चन है। आप लोग क्या काम है, आपका काम कुछ नहीं है, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगाओ, इसको बस रिवाइज कर लेना हल्का सा, क्योंकि आज जो हम लोगों ने पढ़ा है वो पिछले 10-20 सालों में इससे कुछ नहीं आया है। आज जो हम लोगों ने पढ़ा है पिछले 10-20 सालों में इससे कुछ नहीं आया है। मगर पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, और आपकी नोटबुक में लिखा होना जरूरी है, क्योंकि जो पेपर लेगा वो हमारा तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, ठीक है? और जब क्वेश्चन आ जाएगा, पेपर में आ जाएगा, तो हम कहेंगे अगली बार टफ पढ़ाऊंगा क्योंकि इस बार पेपर टफ आया, अगली बार इजी पढ़ाऊंगा क्योंकि इस बार इजी पेपर आया, अगली बार थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ाऊंगा क्योंकि इस बार थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आया। भैया ये आपकी जिम्मेदारी है, हर बार ऐसा पढ़ाओ कि सारी चीजें कवर हो, क्योंकि पेपर हर बार नए तरीके का ही आना है। कभी वो नए तरीके का परसेंटेज 30% होता है, कभी वो नए तरीके का परसेंटेज 10% होता है, बस। क्योंकि पेपर कैसा आएगा ये सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हो, किसी को पता नहीं होता है भाई। देखो मुझे तो नहीं पता होता है, बाकी लोगों को पता होता होगा, पेपर आउट हो जाता होगा, या वो पेपर खुद बना देते होंगे, या पेपर के क्वेश्चन खुद देख लेते होंगे। हम ये सब नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो हम पढ़ाते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं कि हाँ यार, ऐसी इस तरह से पढ़ाना है कि पेपर किसी भी कैटेगरी का है बच्चा कर पाए। चलो बाकी बातें कल करेंगे, ठीक है? आज यहीं पे रोकते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। हाँ, जो डाउट होंगे वो सारे कल बताएंगे, कल शुरुआत में ही आपको डाउट भी बता देंगे, जो मतलब बच्चे, एक आध बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, तो जो डाउट आपके दिमाग में हो वो टेंशन ना लो, कल शुरुआती क्लास में ही बता देंगे, ठीक है? बाय बाय, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो।